आज तारा की शादी थी। तारा मुंह लटकाए दुल्हन बनी बैठी थी। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, पर तारा के चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना कोई मुस्कुराहट। वजह थी कि तारा के पिता ने तारा की शादी उससे उम्र में 15-20 साल बड़े आदमी से कर दी थी। इस बात को लेकर तारा नाराज़ थी। असल में तारा के पिता की कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी। तारा के कोई भाई भी नहीं था जो उसके पिता को सहारा दे सके। तारा की 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। वह सब अपनी ससुराल में खुश थीं, पर तारा के ख्वाब कुछ अलग ही थे। वह अपने घर में सबसे छोटी और लाडली थी। तारा के पिता बस इतना ही कमा पाते कि घर का खर्च आसानी से चल जाता और थोड़ा बहुत जोड़ भी लेते थे। पर तारा का हमेशा से ख्वाब था कि उसके पास महलों जैसा घर हो, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब हो। हालांकि तारा एक अच्छे ख़ानदान से थी। तारा का होने वाला शौहर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका नाम था फैसल शाह। ज़्यादातर वह विदेशों में रहकर ही अपना कारोबार करता था और कभी कभार ही हिंदुस्तान आता। उसके पिता तो थे नहीं, सिर्फ एक माँ थी, ना उसके कोई भाई बहन। वह उसकी माँ ही सब कुछ थी। वह बहुत ऊंचे घराने से था। उनकी हवेली, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, चारों तरफ फैली हुई प्रॉपर्टी थी। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। फैसल शाह एक बहुत नेक इंसान था और उसने अपनी माँ की खातिर अभी तक शादी भी नहीं की थी और यूं ही 30-35 साल की उम्र के करीब पहुंच चुका था। अब उसकी माँ बहुत बड़ी बूढ़ी हो चली थी, इसलिए उसको शादी करनी पड़ी। उसके ख़ानदान में एक रिवाज था, इनके यहाँ जो भी प्रॉपर्टी, जितना भी कुछ होता वह सब औरतों के नाम पर रहता था। इनके यहाँ वसीयत एक बहू से दूसरी बहू को दी जाती, यानी जितना भी कुछ था वह सब तारा की होने वाली सास के नाम पर था और तारा की सास के बाद ये सब कुछ तारा को ही मिलना था। हालांकि तारा को तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए था, पर उसे लड़के की उम्र ज़्यादा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तारा के पिता अब बीमार रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया था, जबकि इस रिश्ते में कोई कमी दिखाई नहीं देती थी और वह सब कुछ था जो तारा चाहती थी। तारा की माँ ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर तारा दौलत के मारे इस शादी को कबूल की। शादी होकर तारा अपनी ससुराल आ गई। शादी के 1 महीने बाद फैसल अमेरिका चला गया। तारा का फैसल के बिना उस वक्त मन नहीं लगता था। तारा ने अपने घर में तो इतनी दौलत कभी देखी नहीं थी। इतनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और एक से एक पकवान खाने में, ये सब तारा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। एक छोटे से घर से आई लड़की इसको हज़म नहीं कर पा रही थी। अब वह लालची हो गई थी। हालांकि तारा की सास एक नेक दिल औरत थी। वह हमेशा से तारा से मोहब्बत करती थी, उससे बात करना चाहती, उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, पर तारा उन्हें ज़रा भी मुंह नहीं लगाती थी। 1 महीने के अंदर ही अंदर तारा के अंदर बहुत गुरूर पैदा हो गया था। तारा सारा सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती, टीवी देखती, मज़े करती। शादी के 1 महीने बाद ही जिसका शौहर उससे दूर हो जाए वह औरत कैसे खुश रह पाती है। पर तारा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे शौहर से ज़्यादा दौलत की ज़रूरत थी। वह दौलत जिसके ख्वाब उसने बचपन से देखे थे। शायद अब वह दौलत को देखकर अंधी हो चुकी थी। उसका ज़मीर भी शायद ख़त्म हो चुका था। वह अपनी सास से बात तक नहीं करती थी और अब तो उसे अपनी सास भी आंखों में खटकने लगी थी। वह चाहती थी कि उस हवेली पर सिर्फ और सिर्फ उसका राज हो। उसके अंदर एक तानाशाही बर्ताव पैदा हो चुका था। एक दिन उसने अपनी माँ से बहाना बनाते हुए कहा कि माँ, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। मैं उनके साथ ससुराल में रहना नहीं चाहती। अब से मैं यहीं रहूँगी, आपके पास। माँ ने समझाया कि ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तुम उस घर की बहू हो, तुम्हें वहीं रहना होगा। ज़्यादा कुछ परेशानी होगी तो हम बात करेंगे। पर तारा जिद पकड़कर बैठ गई कि मुझे अपनी ससुराल नहीं जाना है, या फिर तुम मेरी मदद करो, कुछ ऐसा करो कि मेरी सास ही मर जाए। माँ ये सुनकर भौचक्की रह गई कि तारा, क्या कह रही है तू। पर तारा दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी। इधर फैसल शाह भी विदेशों में कारोबार में मगन था। उसे भी जैसे अपनी शादी से कोई लगाव नहीं था। वह कभी कभी ही तारा से फ़ोन पर बात करता। तारा को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। उसे सिर्फ दौलत चाहिए थी। वह तो हवेली पर राज करना चाहती थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द सब कुछ उसके काबू में आ जाए, हर चीज़ पर उसका नाम हो। तारा ने जिद करके अपनी माँ को मना ही लिया। उसकी माँ बोली कि ठीक है बेटा, मैं तेरा घर उजड़ते हुए तो देख नहीं सकती, बता क्या करना है मुझे। तारा बोली, माँ कुछ ऐसा करो कि मेरी सांस ही ख़त्म हो जाए। तारा की माँ ने तारा को एक दिन रुकने को कहा। तारा बहुत खुश थी, उसकी मनमानी पूरी हो रही थी। तारा की माँ ने तारा के पिता रशीद जी से यह सारी बात बताई। अगले दिन तारा के माता पिता अपने एक दोस्त जयप्रकाश के पास पहुँचे। ये तारा के पिता के बचपन के दोस्त थे और एक वैद्य थे। आखिरकार वैद्य जी को तारा से मिलवाया गया।
वैद्य जी ने तारा को कहा, मुझे तुम्हारे माता पिता ने सारी बात बता दी है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जो तुम्हें अपनी सास को रोज़ देनी होगी और जिससे धीरे धीरे वह बीमार होने लगेगी और फिर वह मर जाएगी। किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, पर ध्यान रहे ये काम इतनी चतुराई से करना कि किसी को शक भी ना हो, वरना तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता भी जेल की चक्की पीसेंगे। तारा यह सुनकर खुश हो गई और बोली, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप मुझे दवा दीजिए। वैद्य जी ने उसे कुछ पुड़ियाँ दी और कहा, बेटा ये एक रोज़ अपनी सास को खाने में मिलाकर दे देना। ये एक स्लो पॉइजन है, जैसे जैसे वे इसे खाती जाएगी कुछ दिन में बीमार होकर मर जाएगी। यह एक भी दिन छूटनी नहीं चाहिए। अब तारा बहुत खुश थी कि 1-2 महीने बाद वे इस हवेली पर राज करेगी। इंसान दौलत के लालच में कितना विवश अपने आप को कर लेता है कि किसी को मारना उसके लिए मामूली बात होती है। इस वक्त तारा की आंखों के सामने दौलत और हवेली थी। अगले दिन वह अपनी ससुराल आई और उसने रात के खाने में वह जहरीली पुड़ियाँ मिलाकर अपनी सासू माँ को दे दी। वैद्य जी के बताए मुताबिक तारा वह पुड़ियाँ रोज़ अपनी सास को देती। 10-15 दिन ही में वह बीमार हो गई। इस बात की खबर जब फैसल को चली तो वह बहुत परेशान हो उठा। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए माँ को अमेरिका बुला लिया। अब तारा को आधी जीत मिल चुकी थी। पूरी हवेली में तारा का राज था, उसे कोई टोकने वाला नहीं था। महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर वह खूब घूमा करती, रातों को देर तक आती। वह इतना बिगड़ गई थी कि उसने शराब तक पीना शुरू कर दिया। महंगे महंगे ड्रिंक्स वह पीती थी। इस तरह उसे शराब की लत भी लग गई। जब उसके माता पिता को ये बात पता चली, उसके माता पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और उसे कभी भी अपने घर आने के लिए मना कर दिया। पर तारा पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ दौलत और मज़ा चाहिए था। वह नौकरों को भी बहुत परेशान करती थी, इसीलिए धीरे धीरे सभी नौकर चाकर भी पूरी हवेली छोड़कर चले गए। एक दिन तारा नशे की हालत में सो रही थी। सुबह देर तक सोती रही, तभी उसकी रसोइया उसके पास आई और उसको जगाया। तारा जब उठी तो देखा कि हवेली का बहुत सा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। हवेली का सभी कीमती सामान, यहाँ तक कि जेवर भी सब चोरी हो चुका था। ये देखकर वह बिखर गई। लाख कोशिशों के बाद भी चोरी का पता नहीं चला। फिर एक दिन फैसल ने उसे खबर दी कि उसकी सास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब तारा ने सोचा कि अब तो सब कुछ उसका हो चुका है। उसने अपनी पति फैसल को फ़ोन करके कहा कि वह जायदाद के सभी कागज़ों पर अपना नाम करा रही है। फैसल बस इतना ही कह पाया कि तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल ही गया। वैसे भी तुम्हें इंसानों की ज़रूरत कहाँ है, मैं भी कभी लौटकर हिंदुस्तान नहीं आऊँगा, और कहकर फ़ोन रख दिया। पर इस बात से भी तारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर फैसल उसको तलाक दे देता फिर तारा के हाथ कुछ भी ना लगता। इसी तरह से 6-7 महीने गुजर गए। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल चुका था। इतनी बड़ी हवेली में वह अकेली रहती। अब वह इस हवेली से ऊब चुकी थी। उसने इस हवेली को बेचने की ठान ली। अगले ही दिन उसने हवेली की बोली लगवाई। दूर दूर से दौलतमंद लोग उस बेपनाह खूबसूरत महलनुमा हवेली को ख़रीदने के लिए इकट्ठा हो गए और फिर बोली लगनी शुरू हुई। तारा किसी बहुत बड़ी रानी की तरह पैर पर पैर चढ़ाए बड़ी सी शाही कुर्सी पर बैठी ये नज़ारा देख रही थी। एक के बाद एक बोली लगती जा रही थी, पर तारा खामोश थी क्योंकि वह लालची हो गई थी। वह चाहती थी कि आसमान छूने वाली कीमत पर हवेली को बेचे। वह तो अरबों में सौदा करना चाहती थी, पर कीमत आखिर में जो बोली गई वह 26 करोड़ थी। एक हाथ उठा जिसने कहा 30 करोड़। अब तारा मुस्कुराई और उसने अपने हाथ से डन का इशारा कर दिया। 30 करोड़ का चेक देखकर तारा मुस्कुराए जा रही थी। आज वह करोड़ों रुपए की मालकिन थी, पर जो उसने खोया था उसे ज़रा भी एहसास नहीं था। इसकी खुशी में शामिल होने वाला इसके साथ कोई अपना न था। मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी। उसने गौर से हवेली के दरो दीवार को देखने लगी। न जाने क्या क्या वह अपने अंदर सोचती रहती और मुस्कुराए जा रही थी। उसने सोचा, इस मखमल के गद्दे पर आज सो लेती हूँ। उसके बाद वह कहीं दूर निकलने वाली थी। इसी खुशी में उसने पैक पर पैक लगाया और नशे में धुत होकर सो गई। आँख खुली तो देखा दोपहर के 2 बज रहे थे। नहाई धोई, अपना बैग तैयार किया और अपनी अलमारी की तरफ चेक लेने के लिए मुड़ी तो देखा चेक वहाँ पर नहीं था। यह देखकर वह आगे की कहानी पढ़ने के लिए भाग 2 पर क्लिक करें।